नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। ठीक है, मैं आपको एक वो जो चैप्टर पढ़ाया था, कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी, चैप्टर सेकंड क्लास 12 की। ठीक है, उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ क्योंकि उसमें पूरी वीडियो ख़त्म नहीं हो पाई थी। ठीक है, पार्ट सेकंड है ये, क्लास 12 है। ठीक है, और चैप्टर सेकंड है ये। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? राजा किसान तथा नगर। मैंने बता दिया था सब कुछ राजा किसान तथा नगर का। मैंने राजा का बताया था। राजा में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बताई थी कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर और अगला उत्तराधिकारी और अगला वंशज के रूप में मौर्य वंश की क्या की थी, उसने स्थापना की थी। ठीक है, तो आइए आज हम क्या करेंगे, मौर्य वंश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश, इसका जो राजा है, उसका जो पहला उत्तराधिकारी है उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ना, जो राजा बना, ये गद्दी पे कब बैठा? तो ये गद्दी पे बैठा 322 में। कब बैठा? 322 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में क्या बैठा? गद्दी पे बैठा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे क्या हुए, बहुत सारे जगहों को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पे बैठा और इसने जब सिकंदर सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई की थी, ठीक है, लड़ाई करने के बाद ये क्या किया? 305 में, कब? 305 में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। मैंने कल आपको कहानी बताई थी, उसकी बेटी से शादी की थी, अफगानिस्तान दहेज में लिया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को हराया। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद ना, ठीक है, उसकी बेटी से शादी की। उसकी बेटी का जो नाम था, नाम क्या था याद रखना, ये आपके 12th की बुक में भी है, हिंदी के। कार्नेलिया नाम है। क्या नाम है? कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया से क्या किया? विवाह किया। समझा कि उसी के विवाह के बाद सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान को दहेज में दिया और यहाँ से क्या कर दिया? चला गया। जाने के बाद उसने एक अपना क्या भेजा था? राजदूत भेजा था, जिसका नाम क्या था? मैंने बताया था, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने कौन बुक लिखी थी, वो भी मैंने बताया था, इंडिका लिखी थी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बताता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को अपनाया था। तो याद करना, ये जैन धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को अपनाया था इसने। ठीक है, कोई दिक्कत? और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और लाइन बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ना, अंतिम जो इसका समय था, अंतिम समय इसने अपने कहाँ बिताए? तो इसने अंतिम समय ना कर्नाटक में बिताए। कर्नाटक में बिताए। कर्नाटक में कहाँ पे? तो श्रवण, कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, बेलगोला, श्रवण बेलगोला में इसने अंतिम समय बिताई। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, मृत्यु इनकी जो हो गई, इनकी मृत्यु 298 ईस्वी में हो गई। कब हुई? 298 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई? वही आपका श्रवण बेलगोला में हुआ। ठीक है, कहाँ पे मृत्यु हुई है? श्रवण बेलगोला में, क्योंकि आखिरी समय उन्होंने वहीं बिताया था अपना। चलिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पूरा मैंने बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मैंने कहानी बताई थी। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था वो भी मैंने बताया था, चाणक्य था। चाणक्य क्यों था? क्योंकि उसी ने क्या बनाया था? इसे राजा बनाया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसका जो अगला उत्तराधिकारी था, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार इसी का लड़का था। ठीक है, बिंदुसार। चलिए थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार 298 में क्या बना? गद्दी पर बैठा। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो बिंदुसार गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठती, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी एक फैक्ट आती है। बिंदुसार को ना अमित्र घात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अमित्र घात। अच्छा, क्या होता है ये अमित्र घात? तो मैं बता देता हूँ कि अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनायक। क्या होता है? शत्रु विनायक। क्लियर? सॉरी 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 गाइस, विनाशक, शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु विनाशक जो शत्रुओं का क्या करता हो? खात्मा करता हो, उसे क्या कहते हैं? अमित्र घात कहते हैं। और किसको जानते थे इस नाम से? तो बिंदुसार को जानते थे। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, बिंदुसार ने जब राजगद्दी पे बैठा था तो इसने ना, इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था सुसीम, एक का नाम था अशोक। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक सम्राट जो है इसी के पुत्र थे। ठीक है, तो एक का नाम क्या था? सुसीम था। दूसरे का नाम क्या था?
अशोक। बताइए दिक्कत। सुसीम जब सुसीम बड़ा था, ठीक है, तो सुसीम को ना बिंदुसार ने भेजा तक्षशिला। कहाँ भेजा? तक्षशिला। किस लिए भेजा? कि तक्षशिला में क्या हो रखा था? विद्रोह हो रखा था। क्या हो रखा था? विद्रोह। अच्छा, तक्षशिला के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि तक्षशिला कहाँ पे स्थित है। तो सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी तथा झेलम नदी, सिंधु और झेलम नदी के किनारे क्या बसा हुआ था? तक्षशिला था। और तक्षशिला में क्या चल रहा था? विद्रोह चल रहा था, जिसको शांत कराने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया। सुसीम शांत नहीं करा पाया। अच्छा, अशोक के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ कि अशोक बड़ा खतरनाक आदमी था, ठीक है। अशोक गया, अशोक ने ये लड़ाई को 1-1.5 महीने में खत्म, 1-1.5 महीने बहुत बोल दिया मैंने, कि ये लड़ाई जितनी बड़ी लड़ाई थी ना, उसको एकदम तुरंत खत्म कर दिया। जब ऐसा हुआ, अशोक ने बोला सब यहाँ शांत है, ठीक है, सब कोई विद्रोह नहीं कर रहा है, तो चंद्र ये बिंदुसार को लगा यार ऐसा क्या कर दिया इसने कि मतलब जाती लड़ाई खत्म हो गई, ठीक है। तो इसने क्या किया, बिंदुसार ने अपना एक आदमी भेजा, ठीक है। अब बोला कि भैया जाके पता करना कि ऐसा किया क्या है मेरे लड़के ने जो कि लड़ाई शांत हो गई। तो बोला कि देखो वो ये गए वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने पत्र लिखा कि देखो अशोक ने क्या किया है कि जो विद्रोह कर रहे थे उन विद्रोहियों को किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, जो विद्रोह कर रहा था उसको मार दिया, इसीलिए तुरंत विद्रोह क्या हो गया, ये शांत हो गया, ठीक है। ऐसा अशोक था, मतलब जो विद्रोह करने के लिए थोड़ा सा भी क्या करता, हलचल करता, उसको क्या करते, खत्म कर देता अशोक, खत्म कर देता, जिसकी वजह से क्या होता था, पूरा विद्रोह खत्म हो जाता था। क्लियर? ये अशोक की तो पूरी कहानी है। बड़ा खतरनाक आदमी था ये अशोक, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार ना बिंदुसार बौद्ध धर्म को मारने वाला आदमी था, ठीक है। अच्छा, बिंदुसार के बारे में बताता है बौद्ध विद्वान, जो कुछ बौद्ध विद्वान है वो लोग ना बिंदुसार के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? कुछ बौद्ध विद्वान बताते हैं कि बिंदुसार ने लगभग भारत के 14 राज्यों को जीत रखा था। कितने राज्यों का जीता था? 14 राज्यों का विजेता बताते हैं बिंदुसार को। समझ में आ गया? बिंदुसार भी कहीं खतरनाक कम नहीं था, उसी के बेटा था अशोक। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यार दिक्कत होना चाहिए इनमें। आइए, अगला, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी बना अशोक, अशोक क्या हुआ, विद्रोह समाप्त कर दिया, तो अशोक जैसे ही लड़ाई समाप्त किया, तो अगला जो उत्तराधिकारी बनाया गया वो अशोक को बनाया गया, ठीक है। और अशोक को बनाया नहीं गया, इसके पीछे भी कहानी मैं बताता हूँ आपको कि अशोक ना उधर विद्रोह शांत करा रहा था, ठीक है। तब तक जब तक अशोक वहां से विद्रोह शांत करा के आता ही कि बिंदुसार ने सुसीम को क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। तो अशोक आया, बोला यार ये क्या किया मेरे पिताजी ने, ठीक है। आते ही उन्होंने क्या किया, पहले बिंदुसार को जेल में डाल दिया, ठीक है, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अशोक ने क्या किया, सामने खड़ा हुआ और अपने पिताजी को जैसे ही जेल में डाला, पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। बाद में पता चला कि अशोक सिर्फ 2 भाई नहीं थे, अशोक की 99 और भाई थे। कितने भाई थे? 99 और भाई थे। ये क्या आ गए, जैसे ये लोग बड़े हुए वैसे ही उनके भाई लोग भी बड़े हो गए थे। वो सारे अपने अपने हक लेने के लिए आ गए कि हमारा भी हक है इन प्रॉपर्टी पे, या तो इन क्या, जितने भी राजाओं की जमीनें हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो जिसके वजह से अशोक ने क्या किया, इन 99 भाइयों को क्या कर दिया, पहले मार दिया। सबको बोला कि भैया ठीक है, सारे लाइन में खड़े हो जाओ, हमको सबको जमीन देते हैं एक एक करके, ठीक है। जितने लाइन में खड़े थे 99 के 99 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद बोला यार सुसीम, सुसीम उसके जो बड़ा भाई था उसने बोला यार मैं तो तेरा भाई हूँ, मुझे तो देगा ही, कह रहा तुम्हें भी चाहिए, ये लो, इनको भी मार दिया, ठीक है। अपने भाई को भी मार दिया सुसीम को। समझ में आ गया? अशोक अपने भाइयों को भी क्या कर दिया, सारे भाइयों को खत्म कर दिया। इतना क्रूर राजा था। और बाद में क्या किया अशोक, अकेला क्या बना, उत्तराधिकारी बना, किसका, मौर्य वंश का। और अगला राजा घोषित कब किया गया, अशोक 269 ईस्वी में। 269 ईस्वी में अशोक क्या बता, गद्दी पर बैठा। अच्छा, अशोक की माता का नाम बताता है इसमें कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी। क्या नाम था, शुभद्रांगी। समझ में आ गया? अशोक की माता का नाम था ये। अच्छा, अशोक ना गद्दी पर बैठने से पहले ये अवंती, कहाँ पे, अवंती का ये वो राज्यपाल था। अवंती का क्या था ये, राज्यपाल था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत?
समझे। चलिए अशोक के बारे में बताते हैं कि अशोक इतना क्रूर राजा था कि एक भी भाइयों को नहीं छोड़ा था, और वो उसके बारे में आप देख ही रहे हो। ठीक है, क्लियर। चलिए बताते हैं कि उस समय ना अभिलेखों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो अभिलेख लगभग 4 अभिलेखों को लिखा जाता था। कितने टाइप के अभिलेख थे? 4 प्रकार के अभिलेख होते थे। 4 प्रकार के जो अभिलेख थे उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। पहला याद रखना है स्तंभ लेख। कौन सा लेख? स्तंभ लेख। दूसरा भित्ति लेख। तीसरा शिलालेख। क्या नाम है? शिलालेख। और अगला क्या है? गुहा लेख। ठीक है, तो अशोक कौन कौन से लिखवाता था? ठीक है, स्तंभ का मतलब हो गया पिलर वाला। कौन सा? पिलर वाला। ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन, समझ में आ गया। दूसरा भित्ति जो हो गया ये दीवार वाला हो गया। शिलालेख आपको पता है स्टोन्स वाला होता है। और गुहा लेख गुफा वाला हो गया, केव वाला। तो अशोक स्तंभ लेख लिखवाया था, शिलालेख लिखवाया था और गुहा लेख लिखवाया था। ठीक है, भित्ति लेख अशोक नहीं लिखवाया था, मतलब पिलर से इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वॉल इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन और केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा लिखवाया था? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। समझ में आ गया। 3 स्तंभ अशोक ने लिखवाए थे। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन और केव इंस्क्रिप्शन। क्लियर। कहते अशोक गद्दी पर जब बैठा, कब? अशोक जब गद्दी पर बैठा तो बैठने के 8 साल बाद। ठीक है, कितने साल बाद? 8 साल बाद, मतलब 261 में, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या कर दिया? कलिंग पे अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक किया? कलिंग। कलिंग को आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उड़ीसा। ठीक है, आज के उड़ीसा के नाम से जानते हैं किसको? कलिंग को। कलिंग पे अटैक कर दिया। ठीक है, कलिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताता हूँ। क्या हुआ? अशोक ना शिकार करने के लिए निकला। तो शिकार करने के लिए निकला तो उधर से क्या थी? कलिंग की जो रानी थी, ठीक है, वो भी क्या करी? अपना घूमने फिरने के लिए निकल पड़ी है भैया जंगलों में। पहले के लोग जंगल में ज़्यादा जाते थे। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लोग बाजार ज़्यादा घूमते हैं, पहले के लोग जंगल में घूमते थे, फल फूल जानवर वानवर देखने के लिए चल देते थे। ठीक है, तो रानी जंगल में निकली एकदम फुल फुल काफी लगे सबके साथ। ठीक है, अशोक भी चला। दोनों का आपस में क्या हुआ भैया? मनमोहित हो गया, दोनों का आपस में प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद अशोक बोला कि भैया तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। उस रानी है वो, जो वहाँ की कलिंग की जो रानी थी, राजकुमारी थी, उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ मैं नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा कलिंग का ना कुछ नियम थे। क्या नियम थे? कि कलिंग की जो रानी राजकुमारी होती थी, उसका विवाह सिर्फ कलिंग में ही हो सकता था। समझ में आ गया? किसी और जगह नहीं हो सकता था। पहला ये। दूसरा मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, किसी और जगह नहीं हो सकता। बोला ये रूल किसने बनाया? अशोक ने पूछा ये रूल किसने बनाया? अशोक वैसे ही खतरनाक था। बोला ये हमारे यहाँ की परंपरा है और हमारे पिताजी जो राजकुमार है कलिंग के, उन्होंने बनाया। बोला कोई दिक्कत नहीं, कल तुम तैयार रहना डोली लेके, हम आएंगे लेने के लिए तुम्हें। समझ में आ गया। चलो अशोक यहाँ से निकला। ठीक है, पूरी बारात के साथ निकला कि तुझे मैं ले जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अशोक अपना पूरी सेना उना के साथ निकले और क्या किए? कलिंग पे अटैक कर दिया। कब किया? 261 में। कलिंग पे जो अटैक किया ना, तो कलिंग के कुछ और नियम थे। दूसरा नियम जो बता रहा हूँ, कलिंग का नियम ये था कि भैया कि कलिंग एक तो छोटा जगह था। ठीक है, उड़ीसा पूरा उड़ीसा थोड़ी था। कलिंग जो था उस पर बोला गया कि अगर कलिंग पे कोई कल को आक्रमण करता है तो यहाँ पे ना सिर्फ लड़के और सिर्फ सैनिक सैनिक ही यहाँ पे सिर्फ लड़ाई नहीं करेंगे, सबको लड़ाई करना होता था। बच्चे बूढ़े औरत ये सब सबको लड़ना होता था। समझ में आ गया। तो उसमें राजकुमारी जो थी वो भी क्या हुई? लड़ाई में शामिल हो गई। ठीक है, युद्ध में शामिल हुई। अशोक क्या किया भैया? अशोक जो भी उसके सामने आ रहा था एकदम सबको मारते चले जा रहे थे, मारते चले जा रहे थे, मारते चले जा रहे थे। अब उन्हें पता नहीं था, जो राजकुमारी थी वो भी क्या कर रखी थी? मुंह पे नकाब बांध के और लड़ाई करने के लिए उतर गई थी। अशोक के सामने वो आई और अशोक ने क्या कर दिया? उन्हें भी खत्म कर दिया, तलवार से उड़ा दिया। जब तलवार से उड़ाया, नकाब हटा तो देखा यार, मैं जिसके लिए 7 समुंदर छोड़ के आया, 7 समुंदर पार करके आया था, वो 7 समुंदर पार करके चली गई मुझे छोड़ के। समझ में आ गया। तब से क्या किया अशोक ने? कहते हैं कि अशोक उसी दिन से बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहला तो ये। दूसरे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक जब लड़ाई करके, जब लड़ाई खत्म होगी, तो लड़ाई खत्म होने के बाद अशोक दोबारा क्या हुए? उस
जहाँ पे युद्ध भूमि था, जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वहाँ पे अशोक टहलने के लिए गया था। ठीक है, तो जब टहलने के लिए गया तो उन्होंने देखा कि भैया इतने लोग मरे हुए हैं, ठीक है, सबकी बॉडी पड़ी हुई है। ये सब देख के उनके क्या हो गए, रूह कांप गए। लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे कि इनकी लाश छटपटा रही थी। ये सब देख के अशोक का क्या हुआ, दिमाग चकरा गया, और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ठीक है, दोनों कहानी में से आप जो सच मान ले, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये अशोक की पूरी क्रूरता की कहानी है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया। क्या है अपनाया, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ना, इन्होंने धम्म का प्रचार किया। किसका प्रचार किया, धम्म का प्रचार किया। दूसरा, इन्होंने क्या किया, स्तूप बनाना शुरू किया। क्या, स्तूप निर्माण करवाया इन्होंने। धम्म का प्रचार इन्होंने किया ना, तो धम्म के प्रचार के लिए, धम्म क्या था, धम्म महामंत्र, मतलब धम्म मतलब अशोक ने एक अपना धर्म चलाया था जिसे धम्म कहा गया। धम्म प्रचार यही था कि भैया बड़ों का आदर करना चाहिए हमें, शिक्षकों का, परिवारों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, हमें इनकी बात को मानना चाहिए। यही सारी चीज़ें धम्म के प्रचार में लिखा हुआ था। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सही तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, ये धम्म के प्रचार में था। धम्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र। और पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। इन दोनों को कहाँ भेजा, श्रीलंका। कहाँ भेजा, श्रीलंका, कि भैया तुम लोग वहाँ जाओ और मैंने जो धम्म धम्म महामत शुरू किया है उसका प्रचार करके आओ। स्तूप निर्माण के बारे में बता दूं, ये अशोक ने स्तूप बहुत सारे बनाए। उसमें आपको पता होगा कि सांची का स्तूप, नहीं सुना होगा, बता देते हैं। सांची का स्तूप, ये एमपी में है। ठीक है, किसने बनाया, अशोक ने बनाया था। ठीक है, कहते हैं कि अशोक ने ना लगभग 84,000, मतलब 84,000 स्तूप बनाए थे। ठीक है, कितने स्तूप बनाए थे, 84,000 स्तूप बनाए थे। क्लियर। अशोक ने जो धम्म धम्म जो है ना, अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा, मतलब शिक्षा किससे लिया, तो उपगुप्त से लिया है। किससे लिया, उपगुप्त। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के शिक्षक थे, इनसे क्या ली, बताओ, शिक्षा लिया। कोई दिक्कत। चलिए, इनके जो अभिलेख लिखे होते थे ना, ये दो लिपि में लिखी होती थी, एक ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी, इन दोनों को पढ़ने का जो काम किया है, जो इन दोनों का अर्थ निकाला, उस बंदे का नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या किया था, इन दोनों की क्या की थी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अर्थ निकाले थे। अच्छा, खरोष्टी के बारे में याद रखना कि खरोष्टी लिपि है जो है, ये हड़प्पा जैसी ही लिखी जाती थी, दाएं से बाईं और लिखी जाती थी, दाएं से बाईं की ओर। समझे, चलिए यहाँ तक दिक्कत। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त की मैंने कल आपको सेना के बारे में बताया था कि चंद्रगुप्त की जो सेना है, अशोक की जो सेना है, ये भैया ये लोग राजा पावरफुल के होते थे, इनकी सेना के में कितनी संख्या थी, आज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बारे में पहले बता देता हूँ आपको। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज, मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। कौन सी बुक लिखी थी इसने, बताओ, बताओ, फिर मैं बताता हूँ। मेगास्थनीज, इनकी बुक कौन थी, इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रगुप्त के पास 50,000 हाथी थी। सॉरी गाइस, 50,000 अश्व वाली सेना थी। कौन सी सेना थी, अश्व सेना। 9,000 हाथी वाली सेना थी। कितनी थी, 9,000 हाथी वाली सेना थी। फिर कहते हैं कि 8,000 रथ वाली सेना थी। क्लियर। दूसरे में दोबारा चंद्रगुप्त के बारे में एक और बंदा था जिसका नाम था प्लिनी। क्या नाम था, प्लिनी। प्लिनी बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पास ना 6 लाख, कितनी, 6 लाख पैदल सैनिक थे। 30,000, 30,000 घुड़सवार थे, कैवलरी, कैवलरी जो होते हैं।
घुड़सवार थे। और कहते हैं कि 90,000, कितनी, 90,000 हाथी वाली सेना थी। ठीक है, इतना कुछ बताते हैं। समझ में आ गए होगे यहाँ तक? चलिए, अशोक के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, अशोक कैसा राजा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है, पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के जानने के क्या क्या स्रोत हैं, मतलब मौर्य वंश के बारे में आप जानना चाहते हो तो जानने के क्या क्या स्रोत हैं, जानने के स्रोत। तो याद रखिएगा, पहला स्रोत है, आपको पता ही है कि मेगास्थनीज की लिखी हुई बुक इंडिका। दूसरा जो स्रोत है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन थे, चाणक्य, चाणक्य की बुक जो लिखी हुई है, क्या नाम है, अर्थशास्त्र। तीसरे जो है सोर्स हैं वो आपके पता होगा कि ये जैन धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म, इन टाइम के जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से पता चलता है कि मौर्य वंश की जानकारी के बारे में। और अशोक के स्तंभ, अशोक के जिस स्तंभ में जितने भी स्तंभ से हैं उन स्तंभों से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? चलिए, आपको मैं बता दूं एक और नई चीज़ बताता हूँ आपको कि वहाँ पे ना उस टाइम पे 600 ईस्वी से 600 ईस्वी का जो मैंने टाइम पीरियड बताया, इस टाइम पे कौन कौन से किस किस ने कैसे कैसे सिक्के चलाए थे। ठीक है, अच्छा याद रखना, जानने के स्रोत में सिक्के भी आ सकते हैं, कि सिक्कों से भी जाना जा सकता है कि ये कौन से टाइम का राजा था। चलिए, सिक्कों के बारे में बताता हूँ कि व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए ये लोग सिक्के का प्रयोग करते थे। किसके लिए करते थे, सिक्के के प्रयोग करते थे। ठीक है, किसके लिए करते थे, व्यापार के लिए। दूसरा, ये लोग सिक्कों में चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, इन सिक्कों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अच्छा चांदी और तांबे के जो सिक्के बने होते थे ना, इनको आहत सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे, आहत सिक्के। समझ में आ गई, कोई दिक्कत? कहते हैं कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए हैं, कौन से सिक्के, सोने के सिक्के, कौन चलाए हैं ये, तो ये चलाए कुषाण वंश ने। कौन से वंश, कुषाणों ने चलाया। ठीक है, आगे मैं बता दूं, कुषाणों जी ने चलाया सोने के सिक्के। फिर बताता है कि नाम, मतलब नाम उस पर लिख के और उस पर चित्र बना के, नाम और चित्र का प्रयोग करते हुए कौन से लोगों ने सिक्के चलाए हैं, तो वो थे हिंदू यूनानी। कौन थे, हिंदू यूनानी। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और बता देता हूँ कि सोने के जो बिल्कुल शुद्ध सिक्के चलाए हैं, बिल्कुल प्योर कॉइन्स जो चलाए हैं, वो कौन थे, तो ये लोग थे भैया गुप्त वंश के। कौन थे, गुप्त वंश के। ये चंद्रगुप्त अलग है, वो गुप्त अलग है। समझ में आ गया? तो ये मत समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त वालों ने ही चलाया, नहीं, गुप्त एक अलग वंश आया था, उन्होंने चलवाया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? आइए मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं। ठीक है, क्या क्या, मैं आपको बता दूं कि पिछले चैप्टर में, पिछले जो मैंने पार्ट बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने ना 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपद में से जो कुछ प्रमुख महाजनपद थे ना, उनके नाम मैं आपको आज बता देता हूँ। मैंने मगध के बारे में आपको अच्छे से बताया था, मगध के बारे में हमने पढ़ा ही था। ठीक है, आज मैं प्रमुख महाजनपदों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, प्रमुख जो जो महाजनपद थे। चलिए, प्रमुख महाजनपद में जो जो था उसके बारे में सुनिएगा। पहला था वज्जी, क्या थे, वज्जी। दूसरा था कौशल। तीसरा था कुरु। चौथा पंचाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, गंधार। नेक्स्ट है अवंती। समझ में आ गया आपको? एक तो पता ही है मगध के बारे में, मगध तो मेन था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध था। चलिए, प्रमुख उस समय के राजनीतिक केंद्र भी थे। ठीक है, प्रमुख राजनीतिक केंद्र के बारे में बताता हूँ। केंद्र कौन से थे, तो याद रखिएगा, उज्जैन,
क्या नाम था? उज्जैन, तोशील, तक्षशिला, क्या नाम है? तक्षशिला, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कर्नाटक में था, यहाँ पे सोने के खदान थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे आपके क्या है, ये प्रमुख महाजनपद हैं और ये प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं किसके, ये मेन याद रखिएगा, ये मगध के ही हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, आज का चैप्टर हम यही ख़त्म करते हैं। कोई भी आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, आप बेझिझक आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? आपका कमेंट मैं तुरंत सुनूंगा। क्लियर? आप जैसे ही कमेंट करते हैं मैं आधे से 1 घंटे में आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।